हेलो फ्रेंड्स, आपसे मैंने वादा किया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर 2 की होगी, जो कि हमारे BSEB एस्टेट वेबसाइट पे दिया गया है पाठ्यक्रम। उसका जो हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से उसको जानेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमको, ये भी उसके साथ हम आपस में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे कनेक्ट हो गए हैं वो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए बेझिझक जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं। आप सभी को जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर 2 एस्टेट 2023, यानी BSEB वेबसाइट पे जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है जो आपके सामने अभी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको। ये हमारा इकाई 1 में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। ठीक है, द हड़प्पियन सिविलाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। ठीक, यानी हड़प्पा सभ्यता में भौगोलिक विस्तार और महत्वपूर्ण स्थल का है जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक, फिर दूसरा हमारा नगर योजना और संरचनाएं, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, यानी कि टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन। ठीक, फिर तीसरा है हड़प्पा संस्कृति का पतन। ये हमारा टोटल इकाई 1 में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि ABC आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये तीनों को हमको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमारा मौर्य युग है, द मौर्यन एज। अब मौर्य युग में देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। तो यूनिट 2 की बात हम करें तो यूनिट 2 में हमें दिख रहा है, पहला है हमारा, इसमें भी हमारा ABCDE है, इसमें 5 चैप्टर है यूनिट 2 में। ठीक है, तो A में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां हैं, B में अशोक की विदेश नीति और धर्म है, C में मौर्य समाज, अर्थव्यवस्था और कला है, और D में प्रशासन है, और E जो हमारा वो पतन और विघटन है। तो हमने देखा कि वो जो हमारा इकाई 1 था उसमें 3 चैप्टर दिया था, फिर इकाई 2 में जो है हमारा यूनिट 2 जो है उसमें मौर्य युग में हमें 5 चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम यूनिट C की बात करते हैं कि यूनिट C में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट C जो है वो है हमारा हम आते हैं यूनिट 3 में, देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में भी जो है आपका वो 4 चैप्टर है, 4 देख लेते हैं क्या क्या है। तो यूनिट 3 में आपका है पुनर्जागरण। हम लोग को पुनर्जागरण को देखना है, पुनर्जागरण में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। पुनर्जागरण में पहला हमारा कारण है, दूसरा चरण है, तीसरा प्रकृति है और चौथा है प्रभाव। ठीक है, तो इकाई 1, 2 और 3 जो है हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं इकाई 4 में, यानी यूनिट 4 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 4 जो है हमारा, साइड में आपका इंग्लिश वाला भी है, अगर जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो इंग्लिश भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज में मैं नहीं बात करी, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लेफ्ट साइड में जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इकाई 4 यानी यूनिट 4 में हमें औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ना है। औद्योगिक क्रांति में हमारा कारण प्रभाव दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। फिर हमारा आता है इकाई 5 हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में सूत्रों का कहना है, मतलब हर्षवर्धन के सोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। सोर्सेस में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हर्षवर्धन काल के समय में घटनाएं घटित हुई थी, उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक, फिर है हमारा विजय और साम्राज्य का विस्तार और प्रशासन, यानी कि हर्षवर्धन के विजय और साम्राज्य का क्या विस्तार था और उनका प्रशासन जो था कैसा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इकाई 6 यानी कि यूनिट 6, जिसमें कि चोल है। चोल पढ़ना है हमको, यानी चोल वंश का बड़े पूरे डिटेल में हमको पढ़ना है। तो चोल में क्या क्या पढ़ना है, देखिए। पहला हमारा राज और राजेंद्र चोल का करियर और उपलब्धि। ठीक है, राज और राजेंद्र चोल का करियर और उपलब्धि। उसके बाद है हमारा
स्थानीय प्रशासन और तीसरा है समुद्री गतिविधियां। ठीक है, यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका था, क्या क्या था, उसको हम लोग एक सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है हमारा यूनिट 7 यानी कि इकाई 7। तो इकाई 7 में हम बात करते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है ये। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, अचीवमेंट्स है, कारण है, सबसे पहला हमारा कारण है काउजेस, फिर नेचर है प्रकृति, उसके बाद महत्व, उसके बाद बी में हम देखते हैं नेशनल असेंबली की उपलब्धियां, और सी में हमारा आ जाता है आतंक का शासनकाल। तो ये सभी बातें हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिट 8 यानी कि इकाई 8 की। तो इकाई 8 में हमें द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें दो ही टॉपिक पे बात करनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका कारण क्या हुआ था यानी कॉजेस क्या थे, और प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स क्या थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिट 9 की। तो यूनिट 9 में हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 90 के बीच में क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमको जानना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस BSAB वेबसाइट पे जो दिया गया है। ठीक, तो यूनिट 9 यानी कि इकाई 9 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के विशेष संदर्भ में इल्तुतमिश में के बारे में पढ़ना, और जो बलबन शासक थे उनके बारे में पढ़ना। अब हम बात करते हैं यूनिट 10 यानी इकाई 10 की। तो उसमें अकबर जो है, अकबर के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना एवं विस्तार, यानी कि फिर से जो अकबर ने क्या किया था, मुगल एम्पायर का जो फिर से पुनर्स्थापना किया था उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही राजपूतों से उनका कैसा संबंध रहा उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे। तो यूनिट 10 में हमने देखा मुगल साम्राज्य, फिर है राजपूतों से संबंध कैसा रहा, फिर धार्मिक नीति है हमारा, धार्मिक नीति है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में, यानी कि अकबर को जो राष्ट्रीय सम्राट के रूप में देखा गया उनके बारे में, साथ ही उनका जो जीवन परिचय है उसको भी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे। अब बात करते हैं हम इकाई 11 यानी यूनिट 11 की। तो यूनिट 11 में हमारा है पलासी और बक्सर की लड़ाई। ठीक है, पलासी और बक्सर युद्ध हम सभी जानते हैं। पलासी और बक्सर युद्ध जो है वो हिस्ट्री का हमारा काफी चर्चा का विषय है, जो पलासी और बक्सर युद्ध में क्या क्या हुई थी। तो इसमें हमको 3 सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, पहला सेक्शन हमारा है परिस्थितियां, यानी क्या क्या परिस्थितियां बनी थी जिसकी वजह से पलासी का युद्ध हुआ। उसके बाद कारण यानी कि कॉजेस, उसके बाद महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व क्या थे, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिट 12 की, जिसमें कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 में जो हमारा विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था और क्या क्या पढ़ना है हमको। तो 1857 के विद्रोह का हमें कारण पढ़ना है, फिर उसकी प्रकृति क्या थी यानी नेचर क्या था, फिर इसका प्रभाव यानी कि इफेक्ट क्या पड़ा था 1857 के विद्रोह का। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा इकाई 13 यानी कि यूनिट 13। यूनिट 13 में जो है हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति, जिसमें कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन, मॉडरेट चरमपंथी की क्रांति। फिर इकाई 14 में हम आते हैं, तो इसमें हमारा है असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव, और स्वराजवादियों, साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बातें इसमें कर गई। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, तो स्वराजवादियों, असहयोग आंदोलन के कारण प्रभाव, स्वराजवादियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और प्रभाव, सांप्रदायिकता, ये बातें हमें सारे इकाई 14 में पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं इकाई 15 की। इकाई 15 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 15 जो कि हमारा लास्ट जाएगा, इसका हिस्ट्री से जिन्होंने भी जो भी हिस्ट्री से फॉर्म डाले यानी आवेदन किए हैं एस्टेट के लिए, पीजीटी के लिए यानी 11-12 के लिए, पेपर 2 के लिए, उनका ये सिलेबस है इतिहास विषय का। तो इतिहास विषय का यूनिट 15 में हम देखते हैं पहला हमारा स्वतंत्रता और विभाजन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और दूसरा है राष्ट्रवादी आंदोलन और रियासतें। तो ये थे आपके 100 मार्क्स के जो 11-12 वाला जो सेक्शन है हमारा, यानी कि पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 में जिन्होंने हिस्ट्री से फॉर्म भरे हैं यानी हिस्ट्री से जो आवेदन किए हैं उनके लिए ये सिलेबस था, जो कि
BSEB वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है और ये ऑथेंटिक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी चलेंगी। तो यूनिट 1 का ये हमारा सेक्शन था। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 में, यानी कि 50 मार्क्स में। ये था हमारा कितना, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं 50 मार्क्स में हमें यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा। तो यूनिट 2 देखने से पहले, मतलब यूनिट 2 का सिलेबस देखने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ये जो आपने देखा कि पेपर 2 में जो यूनिट 1 है हमारा सब्जेक्ट वाला, इसमें आपने देखा कि टोटल 15 यूनिट है ना, यानी कि 15 इकाई है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए, जो अगर एक इकाई में हमें 3 भी चैप्टर पढ़ना है, कम से कम 3 चैप्टर, तो टोटल हमारे 45 यानी 40 to 45 चैप्टर्स हमको कवर करने हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमें जो इसकी तैयारी करनी है उसके लिए हमें कमर तो कसनी ही पड़ेगी। जो भी हमारे अंदर कमी रह गई बीपीएससी की परीक्षा के दौरान, उस कमी को हम जो है इस परीक्षा में अपने जोर शोर से यानी कमर कस के एकदम सीरियस होके तैयारी करेंगे, ताकि उस कमी को हम पूरा कर सके। क्योंकि अभी जो आप देखें कि कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसमें बीएड वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी सुनहरा अवसर है, तो ये हमें अपने हाथ से गंवाना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 के यूनिट 2 की, जो कि हमारा 50 मार्क्स का है। ठीक है, ये टोटल कितना मार्क्स आएगा इसमें, 50 मार्क्स का। तो अब 50 मार्क्स में हमें इसको जो डिवाइड किया गया है, एक है 30 मार्क्स और दूसरा आ जाता है हमारा 20 मार्क्स। ठीक है, तो 30 मार्क्स में क्या होगा, 30 मार्क्स में आपको टीचिंग स्किल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण कला और दक्षता से रिलेटेड सारी बातें होंगी। किसमें, तो 30 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद टीएस हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं यानी टीचिंग स्किल, और दूसरा जो हमारा होगा 20 मार्क्स का, वो हो जाएगा हमारा जीके, जीएस और रीजनिंग होंगे कुछ, और उसके बाद मैथ आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 मार्क्स में। तो आपने देखा कि यूनिट 2 जो हमारा 50 मार्क्स का बनेगा उसमें डिवाइडेड है 30 में टीचिंग स्किल और 20 में जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ। तो अब टीचिंग स्किल में हमको कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी हमारे बारे में बताइए, ताकि वो हमसे जुड़े और अच्छी क्लासेस लेके परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो जाए। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट से जुड़े और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम क्लियर कर ले, है ना। तो इससे अच्छी बात आप लोग के लिए और क्या होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आकर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो टीचिंग स्किल में जो हमारा पहला है वो है शिक्षण एवं अधिगम। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें कि अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषताएं। फिर दूसरा आता है हमारा शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसमें कि अर्थ और प्रकार और ब्लूम्स जो वर्गीकरण है ब्लूम्स महोदय का, उसको हम लोग को देखना है। फिर आता है हमारा शिक्षण विधियां, विधियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, गुण एवं दोष। फिर हमारा चौथा जो है वो आ जाता है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। तो बीएड करने के दौरान आप लोगों ने तो लेसन प्लान काफी बनाया होगा, तो उसी को हम जो है यहाँ पे एक डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पाठ योजना का क्या प्रकार होता है और उसका क्या एक प्रारूप होता है, स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पाठ योजना में प्रकार एवं प्रारूप एवं विभिन्न मॉडल। फिर पांचवा हमारा सूक्ष्म शिक्षण, जिसको कि माइक्रो टीचिंग बोलते हैं हम लोग, वो अनुदेशात्मक और उसका विश्लेषण होगा विद एक्सप्लेनेशन। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम, जिसकी चर्चा मैंने पेपर 1 में भी की थी। तो आपको लग रहा होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में टीचिंग स्किल में काफी सिमिलरिटीज है, मतलब काफी समानता देखने को आपको मिल रहा होगा। तो ये जो 50 मार्क्स का होगा लगभग दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है, फिर सातवां हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पुस्तकालय। फिर शिक्षक के गुण है, सीखने के लिए मूल्यांकन एवं उसका मूल्यांकन है। और 10वां है हमारा पाठचर्या यानी कि कैरिकुलम, यानी कैरिकुलम में कैसे हम बच्चों का जो है वो कैरिकुलम डिसाइड करते हैं और कैसे उसको पढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा अदर स्किल। अदर स्किल हो जाता है जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो अदर स्किल में आपका क्वेश्चन हो जाएगा जनरल नॉलेज, जो कि सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, जिसको कि हम लोग तार्किक क्षमता या तार्किक योग्यता हिंदी में कहते हैं।
तो आज के वीडियो में पेपर 2 के बारे में हमने डिस्कशन किया कि जिसका मेन पेपर हिस्ट्री है, जिन्होंने मास्टर्स इतिहास विषय से किया है, उसके लिए ये सिलेबस था BSEB एस्टेट वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो आज हमने आपको सिलेबस बताया और अब जो हमारा क्लास बनेगा वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर को हम जो है सॉल्व करते जाएंगे। साथ ही चैप्टर के खत्म होते ही उसमें जितने भी MCQ बनेंगे उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आप लोग बिना देर किए जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो स्क्रॉल पे चलता रहता है, तो आप थोड़ा भी समय वेस्ट मत कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर में ही जो है एग्जाम की डेट की घोषणा हो जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है। तो आप लोग समय मत गवाइए, क्योंकि बहाली समझ रहे हैं ना कि बहाली जल्दी नहीं आती है बिहार सरकार की तरफ से। तो बहाली आई है तो फिर इसके बाद तो मेरा जो अनुमान है 3 साल 4 साल से पहले कोई बहाली नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको अभी से तैयार हो जाना, बिना समय गवाए आप जुड़ जाइए हमसे और जो भी आपकी क्वेरी है वो नंबर पे पूछिए। जो आपका और कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।